लिखो ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड, ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड is widely used to determine molar mass of macromolecules like प्रोटीन, है ना, पॉलीमर्स एटसेट्रा। देखो पॉइंट हमने ये लिखवाया है कि ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड इज यूज्ड किसके लिए, टू डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन और पॉलीमर। देखो मैक्रोमोलिक्यूल का मतलब है बड़े मॉलिक्यूल्स, और प्रोटीन जो है वो एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होता है ना। वी विल स्टडी अबाउट प्रोटीन इन वेरी डिटेल, और हम पढ़ेंगे कहाँ पे, इन चैप्टर बायोमोलिक्यूल, तो वहाँ पे हम पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए आप ये समझ लो कि प्रोटीन इज अ वेरी बिग मॉलिक्यूल, साइज में बहुत बड़ा होता है, मास भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन हमने नोट क्या लिखवाया है कि ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड इज यूज्ड टू डिटरमाइन दी मोलर मास। अगर हमें मैक्रोमोलिक्यूल्स जैसे प्रोटीन या पॉलीमर का मोलर मास बताना हो तो कौन सा मेथड हम यूज करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड, ठीक है। अब क्यों करते हैं ये हमको लिखना है, ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है कई बार। और क्वेश्चन क्या आएगा कि क्यों ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड का ही यूज किया जाता है प्रोटीन और पॉलीमर के मोलर मास को बताने के लिए। देखो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन पूछा जाता है पेपर में, ठीक है। देखो इन टोटल वी हैव 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, है ना। सबसे पहला था आपका लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तो उसमें जो फॉर्मूला हमने निकाला था वो लास्ट में था डेल्टा पी इज इक्वल टू P0 वेट सॉल्यूट एम सॉल्वेंट अपॉन एम सॉल्यूट इनटू वेट सॉल्वेंट। तो ये फॉर्मूला था फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में। फिर एक दूसरा फॉर्मूला आया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में, और वो क्या था, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू वेट सॉल्यूट इंटू 1000 एम सॉल्यूट इंटू वेट सॉल्वेंट। और एक फॉर्मूला था आपका डेल्टा टीएफ को लेके, के एफ इंटू वेट सॉल्यूट इंटू 1000 एम सॉल्यूट इंटू वेट सॉल्वेंट। और अभी एक लास्ट में कराया है कल ही, पाई इज इक्वल टू WRT अपॉन MV, ठीक है। सो दीज आर दी 4 डिफरेंट फॉर्मूला ऑफ 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब क्वेश्चन ये था कि अगर मान लो मेरे को एम सॉल्यूट पता करना है, एम सॉल्यूट पता करना है, तो हम आसानी से पता कर सकते हैं। बस हमें वेट सॉल्यूट कितना है, वेट सॉल्वेंट, एम सॉल्वेंट, ये सारी वैल्यूज पता हो, देन वी कैन इजीली फाइंड आउट दी एम सॉल्यूट। एम सॉल्यूट निकाल सकते हैं, यहाँ भी हम एम सॉल्यूट निकाल सकते हैं आसानी से, बल्कि हमने निकलवाया भी है, कैलकुलेट भी करवाया है। अगर हमें एम सॉल्यूट निकलना हो तो एम सॉल्यूट यहाँ आ जाएगा, डेल्टा टी भी नीचे आ जाएगा। तो अगर मैं लिखना चाहूँ तो इसको क्या लिख सकता हूँ, इट कुड बी रिटन एज एम सॉल्यूट, ऊपर तो ऐसे ही रहेगा केबी इंटू वेट सॉल्यूट इंटू 1000 अपॉन डेल्टा टीवी, और ये हो जाएगा वेट सॉल्वेंट, ठीक। अगर यहाँ मुझे एम सॉल्यूट पता करना हो, मोलर मास, तो कैसे पता करेंगे, तो फॉर्मूला आपका बन जाएगा एम सॉल्यूट KF और वेट सॉल्यूट 1000 डेल्टा TF और इनटू वेट सॉल्वेंट। और अगर यहाँ पता करना हो तो m इज इक्वल टू हो जाएगा WRT अपॉन पाई, ठीक है जी। और यहाँ पता करना हो तो यहाँ भी हो जाएगा, ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी, ये वैल्यू इधर आ जाएगी, ठीक है। तो इससे भी कर सकते हैं, हाँ वो बता देंगे अभी। अब एक बात समझो, अभी पॉइंट चल रहा है उस पर ध्यान दो थोड़ा सा। अब क्वेश्चन ये है कि हमने क्या करा है, ध्यान से समझना कि यहाँ पे हमने दिस इज सपोज वाटर,
ये प्योर वाटर है, प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हमें मालूम है, फ्रीजिंग पॉइंट हमको मालूम है ना। तो अब प्योर वाटर का वेपर प्रेशर भी मान लो हमको पता है। अब इसमें मैंने प्रोटीन को डाल दिया। प्रोटीन क्या है, या फिर एक काम करते हैं, प्रोटीन, हाँ चलो प्रोटीन को डाल दिया, और प्रोटीन को डालने के बाद वी हैव मेड अ सोल्यूशन। ये आपका सोल्यूशन बन गया। अब इस प्रोटीन का मॉलिक्यूलर मास हमको नहीं पता है, ये हमको पता करना है लैब के अंदर। तो हम क्या करेंगे वो सुनो ध्यान से। मेरे को एक प्रोटीन है, प्रोटीन को मैंने वाटर के अंदर डाला, एक सोल्यूशन बना दिया। अब उस प्रोटीन का क्या बताना है, मोलर मास। अब एक पॉइंट आप ऐसे देखो कि मैं बाय यूजिंग दीज all four qualitative properties, by using these all four formulae we can find out the molar mass of the protein। कैसे कर सकते हैं, देखो ध्यान से। सबसे पहले कितना प्रोटीन डाला है, वेट सॉल्यूट हमको पता हो, कितने में डाला है ये भी पता चल जाएगा, क्योंकि हम खुद कर रहे हैं ना, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं लैब के अंदर। एम सॉल्वेंट वाटर में डाला है तो आपको एम सॉल्वेंट कितना हो जाएगा 18, वो भी हमको मालूम है। P0 का मतलब है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वो आपको पहले से आपने निकाल रखा है सपोज करो, तो वो भी आपको पता है। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, आपने प्रोटीन को डाला, प्रोटीन को डालने के बाद इसके वेपर प्रेशर में कुछ कमी आ जाएगी, वो भी आपने पता कर ली, तो वो वैल्यू भी आप यहाँ लगा देंगे, तो आप आसानी से क्या पता कर सकते हैं, एम सॉल्यूट, है ना। तो बाय यूजिंग दिस लोअरिंग इन वेपर प्रेशर फॉर्मूला वी कैन फाइंड आउट द एम सॉल्यूट। सेम चीज यहाँ आ जाओ, यहाँ पे क्या है, अगर मेरे को केबी का वैल्यू पहले से ही पता रहता है, कितना वेट डाला था, प्रोटीन का वेट कितना है वो हमको मालूम है, वेट सॉल्वेंट हमको मालूम है, कितना वाटर हमने लिया है, डेल्टा टीबी क्या है, ये है आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो पहले वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना था, और फिर बॉइलिंग सॉल्यूट डालने के बाद, प्रोटीन डालने के बाद बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ गया, वो हमने यहाँ से पता कर लेंगे, तो डेल्टा टीबी भी आ जाएगा। नहीं समझ पा रहे, फिर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट निकाल दिया मान लो 100 डिग्री सेल्सियस, और फिर प्रोटीन डालने के बाद उसमें सॉल्यूशन बना लिया, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट आया मान लो 103 डिग्री सेल्सियस, तो डेल्टा टीबी कितना हो जाएगा 3 डिग्री सेल्सियस, 100 से कितना हो गया 103, तो 3 डिग्री आ जाएगा। तो कितने में डाला है ना, कितना डाला, कितने में डाला, डेल्टा टीबी मालूम पड़ गया, केबी मालूम पड़ गया, तो एम सॉल्यूट आसानी से निकल आएगा हमारा। तो इससे भी निकाल सकते हैं हम, तो प्रोटीन का अगर मोलर मास निकालना है तो प्रोटीन का मोलर मास में इस वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकता हूँ, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से। कैसे, कितना डाला है प्रोटीन, कितने ग्राम सॉल्वेंट में डाला है, KF का वैल्यू आप लगा देंगे, और डेल्टा TF क्या है, मान लो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है, और आपने प्रोटीन डालने के बाद सॉल्यूशन बनाया, और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट -2 डिग्री सेल्सियस है सपोज करो, तो डेल्टा TF कितना हो जाएगा, 0 से घट के -2 हो गया, तो 2 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा डेल्टा TF। डेल्टा TF क्या है, वेपर प्रेशर में वो फ्रीजिंग पॉइंट में आने वाली कमी। तो ये भी हमको मालूम पड़ जाएगा, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं लैब में, एक्सपेरिमेंट चल रहा है सपोज करो, तो आपका यहाँ पे एम सॉल्यूट हम निकाल पाएंगे। ठीक, तो इसका भी यूज कर सकते हैं, इसका भी कर सकते हैं, इसका भी कर सकते हैं। वेट, ये क्या है, वेट सॉल्यूट, तो कितना वेट सॉल्यूट आपने डाला है, आर की वैल्यू लगा देंगे, टेम्परेचर कितना है इस समय पे वो आप यहाँ लगा देंगे, और ये क्या है पाई। ऑस्मोटिक प्रेशर भी मान लो हमने पता करके लगा दिया, वॉल्यूम लगा दिया, तो ये भी पता चल जाएगा। तो by using these all 4 formulae we can find out the molar mass of the protein। लेकिन हम most of the time हम कौन सा वाला मेथड प्रेफर करेंगे, ये वाला मेथड। दिस मेथड इज वाइडली यूज्ड टू डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। यही पॉइंट हमने लिखा है, ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड इज वाइडली यूज्ड टू डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ प्रोटीन। क्यों, सिर्फ इसी का क्यों यूज कर रहे हैं, काम तो हमारा इन तीनों से भी हो ही रहा है ना, नहीं समझ पा रहे, तो सिर्फ इसी का यूज क्यों, ये हमें देखना है। तो इसको समझने के लिए आप ऐसे समझिए, जैसे मान लो मैं यहां से शुरू करता हूं, चलो आप ये देखो कि वेट सॉल्यूट में लगा दूंगा, वेट सॉल्वेंट लगा दूंगा, केबी लगा दूंगा, ये लगा दूंगा। डेल्टा टीवी पता करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डेल्टा टीवी पता करने के लिए पहले मुझे प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट पता होना चाहिए, है ना। मान लो 100 डिग्री सेल्सियस है, फिर मैंने प्रोटीन डाल दिया उसमें, अब वो जब सॉल्यूशन बन गया उसका बॉइलिंग पॉइंट पता होना चाहिए, तभी तो हम करेंगे डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नॉट। तो टीबी नॉट मान लो 100 डिग्री सेल्सियस है, अब टीबी पता करना है, तो टीबी पता करने के लिए मान लो 105 106 जो भी आया वो हमें पता करना पड़ेगा, तो हमें सॉल्यूशन को हीट तो करना पड़ेगा ना। बिना सॉल्यूशन को हीट करे क्या हम बॉइलिंग पॉइंट पता लगा सकते हैं सॉल्यूशन का, नहीं। और जब तक बॉइलिंग पॉइंट नहीं आएगा तब तक डेल्टा टीबी नहीं आ पाएगा। तो व्हाट आई मीन टू से कि अगर आपको इस मेथड का यूज करके
मोलर मास ऑफ सॉल्यूट बताना है तो यू विल हैव टू हीट द सॉल्यूशन। ठीक है, अब होता क्या है कि जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे सॉल्यूशन का, तो जो प्रोटीन जैसे मॉलिक्यूल होते हैं वो हाई टेम्परेचर पे अनस्टेबल हो जाते हैं और डिकम्पोज हो जाते हैं। तो जितना इसका मोलर मास होता भी होगा वो एग्जैक्ट आंसर हमको नहीं मिल पाएगा। नहीं समझ में आ रहे? क्योंकि इस मेथड का यूज करने के लिए वी विल हैव टू मेंटेन वेरी हाई टेम्परेचर, हमें हीट करना पड़ेगा, तभी तो हम टीबी और टीबी डॉट निकाल पाएंगे। और जैसे ही हीट करने बैठेंगे तो प्रोटीन डीस्टेबलाइज हो जाएगा, अनस्टेबल होकर टूट जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, तो हमारा आंसर सही नहीं आएगा। ऐसे ही यहाँ जाइए, अगर मान लो मेरे को इस वाले डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का यूज करके मोलर मास बताना है, तो केएफ में लगा दूंगा, वेट सॉल्यूट लगा दूंगा, वेट सॉल्वेंट लगा दूंगा, लेकिन डेल्टा टीएफ कैसे निकालेंगे हम? तो डेल्टा टीएफ के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है? डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू टीएफ नॉट माइनस टीएफ। तो ये हो गया फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट और ये हो गया फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब ये हुआ कि आपको पहले वाटर को ठंडा, मतलब वाटर को फ्रीज करके उसका फ्रीजिंग पॉइंट पता करना पड़ेगा, फिर आपको उसमें प्रोटीन ऐड करके जो सोल्यूशन बनेगा उस सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट पता करना पड़ेगा। तो आपको ठंडा तो करना पड़ेगा फ्रीजिंग पॉइंट पता करने के लिए, और आपको बहुत लो टेम्परेचर ले जाना पड़ेगा, और बहुत कम टेम्परेचर पर जब हम ले जाएंगे और टीएफ पता करेंगे, बहुत कम टेम्परेचर जब हमें रखना पड़ेगा, तो उस टेम्परेचर पर फिर से प्रोटीन अनस्टेबल हो जाएगा और डिकम्पोज हो जाएगा। तो पॉइंट ये है कि अगर हमने यूज करा किस मेथड का, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का, तो हमें बहुत हाई टेम्परेचर ले जाना पड़ेगा। इस मेथड का यूज करेंगे तो बहुत लो टेम्परेचर रखना पड़ेगा। और इस मेथड का यूज करने के लिए भी, क्योंकि हमें क्या बताना है, वेपर प्रेशर में आने वाली कमी डेल्टा पी, तो भी हमें हाई टेम्परेचर पे ले जाके वेपर प्रेशर पता करना पड़ेगा। तो उस हाई टेम्परेचर पर फिर से प्रोटीन अनस्टेबल हो जाएगा और डिकम्पोज हो जाएगा। तो ये तीनों मेथड का हम यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे सर? क्योंकि इन तीनों में से किसी भी मेथड का अगर आप यूज करेंगे तो आपको या तो बहुत हाई टेम्परेचर या बहुत लो टेम्परेचर पर अपने सॉल्यूशन को ले जाना पड़ेगा, और उस टेम्परेचर पर ले जाते समय क्या होगा, जो हमारे मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं प्रोटीन जैसे, वो अनस्टेबल हो जाएंगे और डिकम्पोज हो जाएंगे। दिस इज द ओनली मेथड विच कैन बी परफॉर्म्ड इवन एट रूम टेम्परेचर। ठीक है ना? फॉर कैलकुलेटिंग मोलर मास ऑफ प्रोटीन by this method we do not need to maintain either very high or very low temperature। ये सिंपली रूम टेम्परेचर पे परफॉर्म हो जाएगा, और रूम टेम्परेचर पे हमारे प्रोटीन जो हमारा सॉल्यूट है उससे कुछ नहीं होगा, वो अनस्टेबल भी नहीं होगा, आराम से स्टेबल बना रहेगा और आसानी से हम इस मेथड को परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं रीजन। तो रीजन नंबर 1 हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड को हम आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं रूम टेम्परेचर पे, बट फॉर अदर मेथड्स वी हैव टू मेंटेन आइदर वेरी हाई और वेरी लो टेम्परेचर। और उस हाई और लो टेम्परेचर पे क्या होगा, जो हमारा सॉल्यूट है प्रोटीन जैसा वो अनस्टेबल है, वो डिकम्पोज हो जाएगा या किसी और कंपाउंड में चेंज हो जाएगा, और उससे हमारे सारे आंसर्स में एरर आ जाएगा। ठीक है ना? इसको आसानी से रूम टेम्परेचर पे कर सकते हैं। तो लिखो रीजन फर्स्ट रीजन लिखें नंबर 1, ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड। समझ में आया? कुछ नहीं आया? लग नहीं रहा? ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड कैन बी परफॉर्म्ड at room temperature but for other methods we have to maintain either very high or very low temperature at which such macromolecules are unstable, ठीक है जी? So this question is important actually, it has appeared in board exam 2-3 times. okay, चल एक और रीजन लिख रहे हैं, रीजन नंबर 2 लिखें जरा, रीजन 2। अच्छा एक बात बताइए मेरे को, अगर यहाँ से
यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस मेजर करना है, और मेरे को ऑप्शन दिया जा रहा है कि आप चाहो तो सेंटीमीटर का यूनिट आप यूज कर सकते हो या मीटर का यूज कर सकते हो। तो मान लो अगर मेरे को डिस्टेंस मेजर करना है यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू किस में आएगी डिस्टेंस मेजर करने में, सेंटीमीटर में या मीटर में? सेंटीमीटर में। जितना छोटा स्केल होगा, जितना ज़्यादा छोटा स्केल होगा, जितनी ज़्यादा वैल्यूज वो शो करेगा, उतना अच्छा हम बता पाएंगे, एकदम एग्जैक्ट डिस्टेंस हम मेजर कर पाएंगे। जितना छोटा स्केल होगा उतना ज़्यादा एग्जैक्ट वैल्यू आएगा। बात समझ में आ रही है? अभी क्या है कि अगर मैं इस वाले मेथड का यूज करूं या इसका यूज करूं या इसका यूज करूं या इसका यूज करूं, तो ये जो पाई है ना, पाई, इसका जो वैल्यू है वो मैग्नीट्यूड में ज्यादा आता है एज कंपेयर टू अदर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, और जब ये वैल्यू ज्यादा आएगा तो एम एकदम एग्जैक्ट आएगा, है ना? तो लिखें जरा सेकंड, एज कंपेयर टू अदर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, नंबर 2 है, एज कंपेयर टू अदर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी its magnitude is large, its magnitude is very large even for dilute solution, so it has appreciable value, 200 centimeter cube of an aqueous solution of protein contains 1.26 gram of solution, एक सेकेंड, 1.26 ग्राम ऑफ प्रोटीन, 26 ग्राम ऑफ प्रोटीन, द ऑस्मोटिक प्रेशर of such a solution at 300 Kelvin is found to be 2.57 10 to power minus 3 bar. Calculate molar mass of प्रोटीन। टोटल हमारे पास सोल्यूशन कितना है, 200 सेंटीमीटर क्यूब एक्वस सोल्यूशन है, किसका? प्रोटीन का, और उसमें इतने ग्राम प्रोटीन हमने डाला है, ठीक है। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सच ए सोल्यूशन, इतने टेम्परेचर पे इतना ऑस्मोटिक प्रेशर है। आपको क्या बताना है? मोलर मास। सबसे पहले राइट डाउन ऑल गिवन वैल्यूज। तो वी कितना है? 200 सेंटीमीटर क्यूब। देखो यहाँ पे साथ ही साथ चेंज करते जाएंगे, क्योंकि आर का वैल्यू हम लोग क्या लगाते हैं, मैं बता चुका हूँ। आर का वैल्यू हम लोग लगाएंगे 0.083 या 8214 कर लो, ठीक है। लीटर एटीएम, हाँ वो लगा लेना। तो दिस इज द यूनिट ऑफ, ये हो जाएगा है लीटर एटीएम मोल इनवर्स ए इनवर्स, हाँ हाँ ठीक है। हाँ तो 8214, हाँ हाँ 0.8214, ठीक है, 0.8214 और 0.8214 लीटर एटीएम मोल इनवर्स के इनवर्स। तो वॉल्यूम किस में लेना पड़ेगा? लीटर में। और आपको प्रेशर किस में लेना पड़ेगा? एटीएम में, ठीक है। टेम्परेचर केल्विन में चाहिए। तो आपका जो वॉल्यूम गिवन है वो किस में गिवन है? सेंटीमीटर क्यूब में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू कन्वर्ट इट इनटू लीटर। तो लीटर में कैसे चेंज करोगे? तो पहले हम एक काम करते हैं, सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में चेंज कर लेते हैं। कैसे करेंगे बताओ? सेंटीमीटर क्यूब में डिवाइड करना पड़ेगा कितने का? 10 की पावर 6 का मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, सही है ना। तो दिस विल बी मीटर क्यूब। तो ये हो जाएगा 200 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 6 मीटर क्यूब माइनस 6, ठीक। आपको मालूम है 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर।
तो अगर मीटर क्यूब को आपको लीटर में चेंज करना है तो किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1000 का। तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, 200 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -6 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 3 लीटर। ठीक है, तो ये आ जाएगा 200 मल्टीप्लाई -3 लीटर। इसको हम कर देंगे 0.2 लीटर। ठीक, तो वी हैव कन्वर्टेड वॉल्यूम को किस में चेंज कर दिया, लीटर में। अब आ जाओ, वेट सॉल्यूट कितना है, वेट सॉल्यूट इज गिवन इन 1.26 ग्राम, ये सही है। टेम्परेचर इज 300 केल्विन, ठीक है, ये बार में है। ठीक है, वैसे वहां पे हमें प्रेशर किस में लगाना है, एटीएम में। आपको मैंने कल बताया था कि बार और एटीएम आर ऑलमोस्ट इक्वल। ठीक है ना, 1 एटीएम इज इक्वल टू 1.013 कुछ बार होता है, तो उसको 1 बार ही माना गया है। तो प्रेशर को मैं क्या मान लेता हूँ, 2.57 इंटू 10 टू पावर 3 बार, या इसी को मैं मान लेता हूँ लगभग एटीएम, क्योंकि दोनों लगभग बराबर होते हैं। अब आ जाओ फॉर्मूले पे। हमें क्या पता करना है, मोलर मास। तो मोलर मास के लिए आप क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या है आपका, पाई इज इक्वल टू WRT अपॉन MV। आपको M बताना है तो क्या हो जाएगा, WRT अपॉन पाई V। W कितना है 1.26 और ये हो जाएगा 0.8214 है ना, और ये हो जाएगा यहाँ पे 300। पाई कितना होगा, तो पाई आपको यहाँ गिवन है इधर 2.57 10 टू पावर -3 और V कितना हो जाएगा 0.2। नहीं, वो गिवन होगा, अगर पाई गिवन नहीं होगा तो पाई पूछ रहा होगा, फिर M गिवन होगा। ठीक है ना, ये इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 61022 ग्राम पर मोल। ठीक है, वेरी सिंपल, वी ओनली नीड टू यूज द फॉर्मूला। ठीक, नोट करिए। A solution prepared by dissolving 8.95 milligram of gene fragment in 35 ml water has an osmotic pressure of 0.335 torr at 25 degrees Celsius. Assume that gene is non-electrolyte. Gene is non-electrolyte. Then find the molar mass. देखो, एक सॉल्यूशन हमने बनाया, प्रिपेयर्ड बाय 8.95 मिलीग्राम, इतने ग्राम जीन फ्रेगमेंट, कुछ भी हो सकता है, प्रोटीन वगैरह ही होगा। उसको कितने वाटर में डिसॉल्व कराया है, 35 ml वाटर में। इतने ग्राम को 35 ml वाटर में डिसॉल्व करा दिया और ऑस्मोटिक प्रेशर कितना जनरेट हुआ, 0.335 टॉर। कितने टेम्परेचर पे, 25 डिग्री सेल्सियस पे। बताना क्या है, मोलर मास। सेम ही होगा सब कुछ जैसे अभी हुआ था, बोलो। वेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8.95 mg है, मिलीग्राम, बट वी विल हैव टू कन्वर्ट इट इनटू ग्राम। तो 8.95 10 टू पावर, मिलीग्राम ग्राम में चेंज करेंगे तो 10 की पावर 3 का डिवाइड करना पड़ेगा ना, हाँ, तो -3 हो जाएगा ग्राम। ठीक, वॉल्यूम 35 ml, यानी कि ये हो जाएगा 35 10 टू पावर -3 लीटर। बोलो, प्रेशर कितना है आपका, प्रेशर पाई इज इक्वल टू 0.335 टॉर। हमें प्रेशर किस में लाना है, एटीएम में, तो 0.335 अपॉन 760 एटीएम, मालूम है ना, क्यों भाई, बता चुके हैं। 1 एटीएम इज इक्वल टू 760
टॉर होता है या 760 mmHg, एक ही बात है। तो एटीएम को टॉर में चेंज करेंगे तो 760 का मल्टीप्लाई, और टॉर को एटीएम में करेंगे तो 760 का डिवाइड। तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, 25 डिग्री सेल्सियस यानी कि 298 केल्विन। सारी वैल्यूज लगा देना इसमें, क्यों भाई, WRT अपॉन MV। यहाँ पर W कितना हो जाएगा बताओ, W इज गिवन इन द क्वेश्चन 8.95 10⁻³ टेम्परेचर कितना, अच्छा R ले लो, R कितना हो जाएगा 0.8214 ले लो, टेम्परेचर 298, वॉल्यूम 35 10⁻³ तो ये क्या यहाँ पे आएगा पाई। तो पाई इज ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चन, पाई हो जाएगा 0.335/760, 0.335/760। सारी वैल्यूज को सॉल्व कर लेना और फिर आंसर मुझे बताना कितना आ रहा है। इसका आंसर आना चाहिए 1.41 10⁻⁴ ग्राम पर मोल। ठीक है, ऐसे कैलकुलेट करना और आंसर चेक करना। दिस इज योर आंसर। 36 ग्राम ग्लूकोज is 36 gram glucose is present in per liter solution and it has an osmotic pressure of 4.98 बार। ठीक, इफ लिखते जाइए साथ में, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये तीनों क्वेश्चन बोर्ड में, सारे क्वेश्चन बोर्ड के ही हैं। इफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ another glucose solution is 1.52 bar, 1.52 bar at same temperature. Calculate concentration of other solution. देखो वगैरह 36 ग्राम ग्लूकोज 1 लीटर सॉल्यूशन में पड़ा हुआ है। 1 लीटर सॉल्यूशन में 36 ग्राम ग्लूकोज है और उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है 4.98 बार। ठीक है, इफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अनदर ग्लूकोज सॉल्यूशन, एक दूसरा ग्लूकोज का सॉल्यूशन भी है जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है 1.52। अब उस दूसरे वाले सॉल्यूशन का क्या बताना है, कॉन्सेंट्रेशन। ये समझ में आ रहा है, 36 ग्राम ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन और उसका ऑस्मोटिक प्रेशर 4.98 बार है। एक दूसरा ग्लूकोज का सॉल्यूशन भी है, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अनदर ग्लूकोज सॉल्यूशन इज दिस, तो उस दूसरे वाले का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, ये है। तो इसमें 2 बार ऑस्मोटिक प्रेशर की बात कर रहा है, 2 बार बात कर रहा है कॉन्सेंट्रेशन के बारे में। तो इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो होगा π1/π2 और C1/C2। यस्टरडे वी हैव रिटन दिस फॉर्मूला। सबसे पहले यहाँ आ जाओ, C1 पता करते हैं। तो C1 पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, C का फॉर्मूला क्या होगा N/V। मैंने बता दिया C = N/V। क्या आपको N मालूम है, N नहीं मालूम है हमें, तो केवल 36 ग्राम ग्लूकोज के बारे में बात कर रहा है वो। तो हम N निकालेंगे पहले, तो N = मास अपॉन मोलर मास। 36 मास हो गया और ग्लूकोज का मोलर मास कितना होता है 180। ठीक है, ग्लूकोज का मोलर मास कितना होगा 180। तो N कितने आ गए 36/180। ठीक है, हाँ तो ये 0.2 आएगा, तो ये कितने 0.2 पक्का ना, 0.2 ही आ रहा है, 1/0.2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे N आ गए 0.2। अब हमें C पता करना है, तो 0.2। V कितना होगा, वो कह रहा है प्रेजेंट इन पर लीटर सॉल्यूशन, पर लीटर माने 1 लीटर सॉल्यूशन। तो C1 = कितना आ गया फाइनली 0.1 और π1 उसने गिवन है क्वेश्चन में, कितना π1 है देखो 4.98
बार। एक दो चीज आ गई। और क्या गिवन है, दूसरे सोल्यूशन का प्रेशर भी मालूम है, यानी कि π2 भी गिवन है। तो दिस इज 1.52 बार, है ना, ये भी आ गया। बताना क्या है, C2। ठीक है, सारी वैल्यूज वहां पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो π1 हम लगा देते हैं 4.98 अपॉन 1.52, 0.2 और C2 आप सॉल्व कर लेना। इसमें 1.52, 0.2 और 4.98, 0.06 और साथ में क्या आएगा, मोल पर लीटर। दिस इज C2।